नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान चुनाव में अन्य फैक्टर का होगा कितना असर, पिछले 6 चुनाव किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती और अन्य पार्टियां खुद को संवारेंगी या दूसरों को का खेल बिगाड़ेंगी, ये बहुत सारे सवाल हैं। और ऐसे में सवाल ये भी क्योंकि अन्य फैक्टर कितना असर इसमें डालेगा। गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी पार्टियां अपना काम बनाएंगी या उनका काम बिगाड़ेंगी। बीएसपी, आरएलपी और एएसपी, जेजेपी, आप, एआईएमआईएम जैसी पार्टियों का दम कितना दिखेगा और इनका चुनावी मैदान में होना बीजेपी और कांग्रेस की जीत या हार में कितना प्रभावी कारण बन पाएगा, ये तो अन्य फैक्टर चुनाव में क्या गोल खिलाएगा उसके बाद ही साफ होगा। लेकिन चुनाव में कुल 1875 प्रत्याशी इस वक्त मैदान में हैं। चुनाव लड़ रही पार्टियों की संख्या 80 है। बीजेपी 200, कांग्रेस 199 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आरएलडी का एक प्रत्याशी कांग्रेस गठबंधन से मैदान में है। निर्दलीय 737 उम्मीदवार हैं और बसपा के 185, आप के 86, आरएलपी के 78, एएसपी के 46, बीएपी के 27 और आरआरपी के 26 और आईपीजीपी के 22, एआरपी के 21 और जेजेपी के 20, बीएमपी के 18, बीटीपी के 17, सीपीआईएम के 17, एएलपी के 10, एआईएमआईएम के 10, बीटीपी के 10, सीपीआई के 9 और एलजेपी के 9 और साथ ही आरजेएस के 9, सपा के 5, एपीआई के 5 उम्मीदवार इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। इनके अलावा भी और कई पार्टियां हैं जिनके इक्का दुक्का उम्मीदवार खड़े हैं। पिछले 6 चुनाव में अन्य की भूमिका क्या रही है? आप गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी विधायक मार्जिनल सीट आने पर ये प्रभावी होते रहे हैं और राजस्थान चुनाव में इन निर्दलीय और अन्य पार्टियों के असर को लेकर के आज हम चुनावी चर्चा कर रहे हैं। और इस दौरान हम दरअसल जानने की कोशिश करेंगे कि अन्य जो फैक्टर है वो कितना प्रभावी नजर आता है। तो अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं दरअसल विधानसभा चुनाव में अन्य फैक्टर कितना काम करता है। पिछले 6 चुनाव के पार्टीवार जो परिणाम है वो आपको जरा दिखाते हैं। ये 1998 का चुनाव है। साथ ही 2003 के चुनाव पर जरा नजर डालते हैं। कांग्रेस जो कि 56, बीजेपी 120 और बीएसपी को 24 सीट। तो ये 2008 के आंकड़े पर नजर डालें तो 96 कांग्रेस का पार्टी के पास, 78 बीजेपी के पास और 26 बीएसपी के पास। तो ये कुछ इस तरीके से आंकड़ा है। तो चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जहीर अब्बास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनके साथ निर्दलीय कैंडिडेट यूनुस खान भी इस वक्त मौजूद हैं। यूनुस खान जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सबसे पहले सवाल यही कि इस बार अन्य फैक्टर बड़ा प्रभावी माना जा रहा है, आपको क्या नजर आता है? बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, टक्कर में हैं आप। दोबारा आप रिपीट करें, क्या पूछा? मैं सर ये पूछना चाह रहा हूं कि 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आप इंडिपेंडेंट मैदान में हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ आप चुनावी मैदान में अगर उतरे हैं तो आपको क्या भविष्य नजर आ रहा है? यह मुकाबला कितना टफ है आपके लिए? आप अनम्यूट कर लीजिए यूनुस खान जी, एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए यूनुस खान जी अपने आप को। म्यूट हो गया आपका। हाँ जी, बताइए सर। यूनुस खान जी बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूं हाँ कि ये चुनाव डिडूना की जनता वर्सेस लोकल स्थानीय जो हमारा एमएलए है उसके बीच हो गया। क्योंकि मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन जनता ने मेरे पर दबाव डाल करके मुझे कहा कि यहाँ जिस तरीके का भ्रष्टाचार, भय और भाई भतीजावाद जो पैदा हुआ है उसको खत्म करने के लिए और 5 वर्षों में जो इस क्षेत्र का विकास रुका है उसको वापस चालू करने के लिए जनता की तरफ से आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो ये जन जन का चुनाव हो गया और ये 1993 में यहाँ चुनाव हुआ था। स्वर्गीय चेनाराम जी चुनाव जीते थे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को जितना मत मिला था उससे ज्यादा मत जो है चेनाराम जी को मिला था। तो खगोल में क्या है, 30 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है। तो अब 30 वर्ष बाद 23 आ गया। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में टक्कर का सवाल ही नहीं है। हाँ। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी। अच्छा, आपकी टक्कर, आपका मुकाबला है किससे? आपका मुकाबला बीजेपी से है या कांग्रेस से है? किससे आपका मुकाबला? मेरा तो भ्रष्टाचार से, हाँ,
भय से और यहाँ जो विकास रुक गया उसके खिलाफ मेरा मुकाबला है। तो भ्रष्टाचार किसने किया? मौजूदा वक्त की सरकार ने किया ये या कोई एमएलए पॉलिटिकल पार्टी? अब ये स्थानीय एमएलए ने, अगर नगर पालिका में किसी का काम हो, पट्टा लेना हो तो घूस दो, अगर एसडीएम के यहाँ काम हो तो घूस दो। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री जो तत्कालीन तहसीलदार था, वो तो दस्तखत करता ही नहीं था, उसका पुत्र करता था। और माननीय एमएलए साहब के यहाँ से पर्ची आती थी, उसी की रजिस्ट्री होती थी। चाहे छोटे से छोटा ठेका हो, छोटे से छोटा काम हो, मनरेगा में अगर मस्ट्रोल जारी होगा तो एमएलए साहब का दखल रहता था। मनरेगा में जो लेबर लगती है गरीब लोग, उसमें दखल रहता था। लोग बहुत परेशान थे, यहाँ सरपंच परेशान था, राशन डीलर परेशान था, इवन कांग्रेस के बड़ी लीडरशिप सारी परेशान थी। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ प्रशासन था। इसके खिलाफ जनता में जबरदस्त आक्रोश है, क्योंकि 2013 से 18 तक मेरा कार्यकाल एमएलए के रूप में जो रहा, उसमें यहाँ सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा में समुचित विकास हुआ था। 300 बेड का अस्पताल बना था। पीने का जो नहर का पानी है वो 2,937 करोड़ रुपए खर्च करके हम डीडमना में 1 मई 2018 को लाए थे। गांव गांव घर घर में पानी पहुंचाया था। पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही, और तो और शहर में जो पीने का पानी है उसमें सीवरेज का पानी आ रहा है। अच्छा यूनुस खान जी, ठीक है, ये एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन बड़ा मुद्दा ये भी है कि जो निर्दलीय हैं या जो अन्य फैक्टर है, ये बड़ा प्रभावी रहता है। अगर किसी की भी बहुमत में सरकार नहीं आती है तो जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं या जो बाकी पार्टियां हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आप इंडिपेंडेंट हैं, आपका रुझान किस तरफ होगा? जीत जाते हैं तो अगर कहीं से ऑफर मिलता है तो कहां जाएंगे आप? मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मैं 4 तारीख को मैंने पूरे लोगों को आग्रह किया था कि मैं आऊंगा और वो जो आप कहोगे वो करूंगा। आप आश्चर्य करोगे, 30,000 से अधिक लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। उनके कहने से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, यानी डीडमना की जनता चुनाव लड़ रही है। 3 तारीख को जब परिणाम आएगा, मैं एमएलए बनूंगा, तो मैं फिर 4 तारीख को फिर मीटिंग बुलाऊंगा और मेरे को यहाँ के मतदाता कहेंगे, मैं वो काम करूंगा। वो कहेंगे आप घर बैठ जाओ, तो मैं किसी का समर्थन नहीं करूंगा। वो कहेंगे इसका समर्थन करो। जनता जो कहेगी वो कहूंगा, बिना ठीक है, जनता जो कहेगी वो आप करेंगे। लेकिन आपके मन में क्या है? विचारधारा भी होती है, क्योंकि विचारधारा एकदम तो बदलती नहीं है। मेरा निवेदन सुन लें सर। बिल्कुल, जब जनता चुनाव लड़ रही है और वोट भी जनता का है, मैं कौन होता हूं फैसला करने वाला? ये फैसला भी जनता ही करेगी। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो चुनाव में हैं, दोनों पार्टियों के बड़े दिग्गज नेता, आला कमान के जो लोग हैं वो आकर के प्रचार कर रहे हैं, वहां उस आंधी तूफान में आप टिक पाएंगे? सर, जनता के आंधी तूफान में किसी लीडर का कुछ नहीं बटना है। मैं आपको बता दूं, मैं आपसे बात करूंगा 3 तारीख को 3 बजे, जब परिणाम आ जाएगा, इन दोनों पार्टियों के बराबर जनता वोट देगी और आलमारी की विजय होगी, डीडमना की जनता की विजय होगी, और अत्याचार और अन्याय के खिलाफ विजय होगी, भ्रष्टाचार और भय के खिलाफ विजय होगी। यूनुस खान जी, हम भी कोशिश करेंगे कि 3 तारीख को 3 बजे हम आपको जोड़ पाएं। निश्चित रूप से मिलेंगे। मैं आपसे मेरा वादा है कि 3 तारीख को 3 बजे मिलेंगे और 4 तारीख को जनता की मीटिंग होगी, उसमें फैसला करके जो उनका फैसला आएगा उसी। अच्छा, इस चुनाव के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या नजर आता है? अच्छा, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं, बीजेपी, कांग्रेस से इतर, उनका प्रभाव कितना नजर आता है आपको? देखिए, अभी मेरा अर्जुन की मतलब जो है, अर्जुन की तरह उस मछली की आंख पर निशाना नजर है। तो अभी तो यह है कि डीडमना की जनता की विजय कैसे हो। पहला काम है कि यहाँ से अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार और भय खत्म हो। उसके लिए वर्तमान एमएलए का हटना जरूरी है। तो अभी तो सिंगल एजेंडा है कि किस तरीके से इन मतदाताओं का मत 25 तारीख को निर्दलीय अलमारी के निशान पे पड़े और 3 तारीख को परिणाम जनता के पक्ष में आए। आप आरएलपी भी थी, बीएसपी भी थी पॉलिटिकल पार्टी, आप उससे भी चुनावी मैदान में आ सकते थे। आप अपने रिपोर्टर से पूछ लीजिए, आरएलपी, बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस सबके पदाधिकारी और सबके जो अब तक सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान रहे हैं, चेयरमैन रहे, सब मेरे साथ यात्रा में चल रहे हैं, स्टेज पे रोज बैठते हैं। जबरदस्त जन सैलाब है सर। ये मैं सोचता हूं कि राजस्थान की हिस्ट्री बनेगी, इतिहास बनेगा यहाँ। अच्छा, एक चीज और बताइए सर,
ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं प्रदेश स्तर के, उन्होंने भी आपसे संपर्क साधने की कोशिश की थी, मनाने की कोशिश की आपको? देखिए, मेरे को तो किसी ने नहीं मनाया, मैं तो अब जनता के अधीन हो गया, तो अब न मुझे मनाने की जरूरत, न मैं किसी के खिलाफ बोल रहा। मैं तो जनहित के जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, उन्हीं को उठा रहा। यहाँ मैंने सड़क में, पानी में, बिजली में, अस्पताल में काम किया है। उस काम के बदले जो है लोग मुझे यहाँ प्यार दे रहे हैं, मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, मुख्य मुकाबला कांग्रेस पार्टी से माने? निश्चित रूप से अभी यहाँ कांग्रेस का एमएलए है, 92,000 उनको वोट मिले, लगभग 40,000 से अधिक मतों से जीते हैं, और निश्चित रूप से उन्हीं से हैं और उन्हीं से मुकाबला है, उन्हीं को हराना है। ठीक है, यूनुस खान जी, आप हमारे साथ बने रहिए सर। हमारे साथ इस बीच एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय ट्राइबल पार्टी से डॉक्टर वेलाराम घोगरा जी। वेलाराम जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। आप इस बार जो है ना, वो अन्य फैक्टर जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। बीजेपी कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टियां बड़ी हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण नजर आ रही हैं। इसमें भारतीय ट्राइबल पार्टी की भूमिका कितनी नजर आ रही है, और इस बार के चुनाव में 2023 में जो अन्य फैक्टर है, इस चुनाव के अंदर कितना हावी नजर आ रहा है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी राजस्थान को, बघेल साहब। सबसे सच बात तो ये है इस समय कि बीजेपी कांग्रेस अगर इस ट्राइबल अनुसूचित क्षेत्र में गत 70 वर्षों में सही रूप से जो कुछ कहा वो काम अंजाम दिया होता तो भारतीय ट्राइबल पार्टी को आने की जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसी स्थिति में भारतीय ट्राइबल पार्टी किसी से कंपटीशन का मामला नहीं है। सवाल यह है कि जो एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और अन्य गरीब लोगों के लिए जो संविधान की मंशा के अनुकूल जो कानून बनाए, विधान बनाए, आयोग बनाए, और उन आयोग में सिफारिश की गई, उसके अनुकूल धरातल पर जो बात उतरनी थी वो नहीं उतरी, जिसकी वजह से भारतीय ट्राइबल पार्टी इन दोनों पार्टियों से कोई कंपटीशन की बात नहीं है। जो बात आज तक गत 70 साल में इन्होंने इस क्षेत्र के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, वो आम गरीब आदमियों की आवाज बंद करके सरकारों तक पहुंचाने का अपना रोल अदा कर रही है। नहीं, कोई भी अगर तीसरी पार्टी अगर कोई भी आती है और वो अच्छा परफॉर्म करती है तो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो खेल बिगाड़ती है। आपको क्या नजर आता है? आप मैदान में हैं, सबसे ज्यादा नुकसान किसको? बीजेपी को, कांग्रेस को? साहब, नुकसान किसको होवे नहीं होवे, हाँ, अगर ये हम विचार करते कि हमारे खड़े होने से कांग्रेस को नुकसान होता है, बीजेपी को नुकसान होता है, तो हम खड़े ही नहीं होते। सवाल यहाँ आ रहा है कि इन दोनों पार्टियों ने वादा खिलाफी की, उस आवाज को पटवारी से लेकर एमएलए तक के ऊपर उठ ही नहीं रही थी। भारतीय ट्राइबल पार्टी उन दबे कुचले लोगों से, किसानों, मजदूरों, युवाओं, पढ़ने वाले छात्रों की उन आवाजों को हाईलाइट कर रही है जो आज तक 70 साल में बीजेपी कांग्रेस ने उस मुद्दे को उठाया नहीं। जैसे 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंदर जो संवैधानिक प्रावधान थे आज तक, जिस तरह से मंशा व्यक्त की गई थी संविधान के अनुसार, लेकिन उसका भावना नीचे नहीं। भारतीय ट्राइबल पार्टी में ने एक सुरक्षा कवच इस क्षेत्र को दिया, और पहली बार राजस्थान की विधानसभा में 2 बीटीपी के उम्मीदवार गए और बीजेपी कांग्रेस के उन नेताओं को बोलना सिखा दिया जो इन पिछड़े लोगों के लिए, इन गरीब लोगों के लिए, इन शोषित लोगों के लिए, प्रताड़ित लोगों के लिए जो आवाज नहीं उठ रही थी, उस आवाज को उठाने का काम भारतीय ट्राइबल पार्टी ने किया है। तो ऐसी स्थिति में हम किसी से कंपटीशन या कंपैरिजन नहीं करना चाहते। नहीं, अगर विधानसभा तक पहुंचे, जनता ने आपको भरोसा करके चुन करके भेजा सर, तो अभी आदिवासियों की स्थिति में कितना, जो ट्राइबल लोग हैं उनकी स्थिति में सुधार कितना आ पाया? क्या शिक्षा में सुधार आया? क्या स्वास्थ्य के अंदर सुधार आ पाया? देखिए सर, जो जिस तरह से राज्य सरकार, केंद्र सरकार ये बोलती है, हाँ, इस क्षेत्र में आके बड़े नेता की इतने करोड़ रुपए खर्च किए, हाँ, हम ये भारतीय ट्राइबल पार्टी ये कहती है आंकड़ों आधारित विकास, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है, लेकिन मैं ठीक है, मैं जरा यूनुस खान जी के पास, ठीक है, को मानवीय मूल्यों का क्या विकास, ठीक है यूनुस खान जी, इस चुनाव के अंदर सबसे बड़ा आपका मुद्दा क्या है आपके इलाके में? क्योंकि देखिए बीटीपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि वो तो ट्राइबल लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी कोशिश है, ना बीजेपी ने किया ना कांग्रेस ने किया, वो ये बार बार आरोप लगा रहे हैं।
लेकिन यूनिस खान अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर कौन सा बड़ा मुद्दा लेकर के चल रहे हैं? जी, सबसे देखिए, मैंने आपको बताया, पलायन। वेलाराम जी आता हूं सर, वेलाराम जी आ रहा हूं आपके पास। यूनिस खान भी हमारे साथ हैं। ठीक है, ठीक है। वेलाराम जी जिस क्षेत्र से हैं वहाँ सच है कि ट्राइबल लोग ज्यादा है। हाँ। मैं जिस क्षेत्र में हूँ वहाँ ट्राइबल नगण्य है, ये बात सही है। हम दोनों अपने अपने जगह सही है, लेकिन मेरा मुद्दा जो है यहाँ पर वो ये है कि साहब, हमने 2,937 करोड़ रुपए खर्च करके पीने का पानी यहाँ लेकर के आए, और 5 साल में इस वर्तमान सरकार और वर्तमान विधायक महोदय ने भ्रष्टाचार करके उस पूरी योजना को फेल कर दिया। तो सबसे पहला मुद्दा तो है पीने के पानी को दुरुस्त करना। दूसरा मुद्दा है यहाँ 300 बेड का अस्पताल मैंने वसुंधरा जी से इसलिए बनवाया था कि यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज बनी, तो वो कॉलेज तो दूर, यहाँ जो 54 डॉक्टर थे स्वीकृत पद, उनको ही भगा दिया। तो दूसरा है अस्पताल। तीसरा है यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा वो है यहाँ के लोगों को रोजगार। तो रोजगार मिलना चाहिए था। 5 साल में धीरे धीरे आतंक इतना फैला दिया कि छोटी मोटी इंडस्ट्री थी वो भी बंद करके चले गए, निर्माण कार्य कमजोर हो गए, और चूंकि विकास बिल्कुल रुक गया, मतलब कंस्ट्रक्शन में चाहे सड़क हो, चाहे भवन निर्माण हो, चाहे अन्य काम हो जिससे लोगों को रोजगार मिलता है, वो रुक गया। तो विकास जो रुका हुआ है उसको पुनः चालू करना, पीने के पानी को दुरुस्त करना, स्वास्थ्य को लाइन पर लाना, और जो शिक्षा में जिस तरीके से टीचर्स को यहाँ से भगाने का काम किया, यानी स्थानांतरण करने का काम किया, मैं सोचता हूँ कि ये हमारे राजनीतिक दलों का नहीं, प्लस पंचायत राज में इन्होंने एक तरफा काम किया। इवन मनरेगा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई, ग्रामीण क्षेत्र का रोजगार रुका। तो ग्रामीण क्षेत्र का समग्र विकास और उनका रोजगार मेरी प्राथमिकता में। ठीक है, आप हर किसी के अपने अपने मुद्दे हैं। हाँ। जो गरीब लोग हैं जी, उनका जो राशन था हाँ, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। तो गरीबों को उनकी सुविधाएं मिले, और अनुसूचित जाति जो, यानी कि आप ये कह रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त पानी और भ्रष्टाचार को लेकर के है। हाँ, और अनुसूचित जाति के साथ यहाँ बहुत अत्याचार हुआ। हाँ, यहाँ पर आपको देखो राणासर का कांड हुआ, पालोट का कांड हुआ, मोलासर का कांड हुआ, खाकोली का कांड हुआ, और बहुत सारे कांड हुए जिसमें अत्याचार बड़े लोगों के साथ। तो उस अत्याचार में 10 साल इस अत्याचार के खिलाफ एक लड़ाई जो लड़ी जा रही है, और विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी इन्हीं मुद्दों के आधार बना करके चुनाव लड़ा जा रहा है। यूनिस खान जी, मैं चाहूंगा आप कुछ देर हमारे साथ और बने रहें। वेलाराम घोगरा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजस्थान की एक परिपाटी रही है जिसमें हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होती है, और सत्ता परिवर्तन के साथ नई पार्टी को एक बार फिर से सत्ता में आने का मौका मिलता है। लेकिन इस बार इस ट्रेंड को बदलने के लिए जो बाकी पार्टियां, यानी कि अन्य फैक्टर जो है वो कितना कारगर साबित होगा, इसी को लेकर के हम ये लगातार चर्चा कर रहे हैं। 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। यूनिस खान जी हैं हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में, और डॉक्टर वेलाराम घोगरा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं जरा जल्दी से एक एक करके रिएक्शन ले लेता हूं। वेलाराम जी, अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम 2018 के आंकड़े को अगर देखें, 2013 देखें और 8 तक भी चले जाएं, तो अन्य फैक्टर जो है या निर्दलीय कैंडिडेट जो हैं वो बड़ी भूमिका में नजर आते हैं। और 2018 का भी अगर आंकड़ा देखें तो जब किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो इन्हीं निर्दलियों ने साथ आकर के, या जो बाकी पार्टियां हैं उन्होंने मिलकर के सरकार बनाने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बीएसपी का आप खेल देखिए, बीएसपी की तरफ से कुछ जो विधायक हैं वो जीत करके आते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी यानी कि अशोक गहलोत उनको अपनी पार्टी में मिला लेते हैं। यानी कि जो बाकी पार्टियां, उनके लिए सबसे बड़ी चिंता और चुनौती इसी बात की होती है कि उनके विधायक अगर चुन करके आ गए हैं तो वो अपने साथ उनको बना करके रख पाए। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। इस चुनौती से कैसे निपट पाएंगे आप अगर जीत जाते हैं तो चुनाव में? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मेरे द्वारा यही है कि किसी भी तरह की पार्टी राजस्थान में बहुमत से आती है, और अगर वो बहुमत में चाहे बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी आता है और निर्दलीय एक तीसरा पक्ष के रूप में अगर खड़ा होता है, तो इन बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों को उनको पूरी तरह से जो तीसरी पार्टियां हैं, जो हम विचार की पार्टियां हैं, जो बीजेपी कांग्रेस ने 70 साल में लोगों के साथ नहीं किया, उस मुद्दों को लेके उठ रही हैं। और अगर जो छोटी पार्टियां वो एक साथ जुट होती हैं तो निश्चित ही इसका फायदा आम जन को होगा, जो लास्ट व्यक्ति देश का है, स्टेट का है, जिसके लिए आज तक
वादा खिलाफी की, उनके साथ वादे के पूरे नहीं किए। और जैसे कि भारतीय ट्राइबल पार्टी है, हमने माननीय गहलोत साहब को 17 सूत्री मांग पत्र दिए थे, आज तक हमारे मांग पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारे महाराष्ट्र पैटर्न लागू करना था, जिसके अंदर 1500 करोड़ यानी कि कुछ मुद्दे हैं जिनको आपकी पार्टी ने उठाया है, लेकिन मैं ठीक है सर, मैं जरा वापस लौटता हूं आपके पास, मैं वापस लौटता हूं, समय थोड़ा सा कम है, जरा यूनिस खान जी से मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। यूनिस खान जी, उनका, क्योंकि वो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, स्वागत सत्कार भी उनका हो रहा है, माला पहनाई जा रही है उनको, जहां भी जा रहे हैं उनका स्वागत हो रहा है। लेकिन यूनिस खान जी, मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 2023 का चुनाव, ये इसके नतीजे किस लिहाज से आप देख रहे हैं? 2018 की तरह से होगा, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं और निर्दलियों की भूमिका सबसे खास हो जाएगी? अभी तक के सर्वे और सारी चीजों को अगर हम देखें, क्योंकि मेरा भी 25 साल का राजनीतिक अनुभव है, राजस्थान को मैं भी समझता हूँ, राजस्थान के हर क्षेत्र को, हर विधानसभा के मिजाज को समझ रहा हूँ। अभी जनता बहुत कंफ्यूज है, किसी भी पार्टी को बहुमत देने के मूड में नहीं। निश्चित रूप से हैंग विधानसभा आएगी और दूसरी पार्टियों का, जो छोटी पार्टियां उनका और निर्दलियों का सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, और ये भूमिका ही इस राजस्थान का भविष्य तय करेगी। मैं वापस से अपने पहले सवाल पर ही आता हूं सर, किसको साथ होगा जी? जनता से पूछेंगे या कहीं और से कुछ संकेत मिलेगा? 100% मैं डीडोना की जनता को पूछूंगा, ईमानदारी से जो जनता कहेगी कि जिसके साथ जाना है, और वो कहेगी घर बैठना है, हमारी यही सेवा करो, विधानसभा में हमारे मुद्दे उठाओ और हमारे यहाँ प्रशासन के साथ तालमेल। यानी कि आने वाले समय में तय होगा। हालांकि आपका ये मानना है कि हंग असेंबली टाइप होगा, लेकिन क्या ऐसा ही होता है? ये निश्चित रूप से हंग होगा। हाँ, निश्चित रूप से हंग असेंबली होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस खान जी, आप जुड़े हमारे साथ। वेलाराम जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े एनडीटीवी राजस्थान के साथ, आपने अपना कीमती समय दिया। लेकिन निर्दलीय यानी कि अन्य का जो फैक्टर है वो बड़ा हावी नजर आएगा, क्या वाकई में ऐसा ही होने जा रहा है? इस पर नजर है। रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए।